गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन होगा वो हम लोग स्टार्ट से रिवीजन करेंगे। जो है कि यूनिट फर्स्ट का क्या चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जो है कि जो बी डबल ई में मतलब जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हम छोटे छोटे टर्म्स यूज़ करते हैं, बेसिकली उन्हीं का इंट्रोडक्शन है इसमें। तो इसमें कुछ जो है कि एक एक नंबर के डेफिनेशन जो है कि पूछे जाते हैं कुछ टर्म्स के। तो सबसे पहले जो है कि उन बेसिक टर्म्स जो है उनके हम डेफिनेशन समझेंगे कि उनके क्या क्या डेफिनेशन हैं। तो देखिए जो उसमें से जो सबसे पहला डेफिनेशन आता है वो क्या है, कंडक्टर। देखिए कंडक्टर बेसिकली क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें क्या होता है, आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है, या फिर ऊष्मा प्रवाहित हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। और वो पदार्थ जो है कि जिसमें कंडक्टर मतलब जो करंट जो है मतलब वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो पाए उसको हम क्या कहेंगे, कुचालक। पदार्थ जो है कि दो पार्ट में है, पहला एक होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक। ठीक है, चालक को सुचालक बोलते हैं। तो वो वह पदार्थ जो क्या कर सके, आसानी से वैद्युत धारा को प्रवाहित करता है उसको हम बोलते हैं चालक या सुचालक। और जो वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाता उसको हम क्या बोलते हैं, कुचालक यानी नॉन कंडक्टर। तो ऐसा क्या होता है कि चालक में जो है कि कंडक्टर करंट जो है कि फ्लो होता है, और अचालक या फिर जो है कि कुचालक पदार्थ होते हैं उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो देखिए अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से अगर कंडक्टर को डिफाइन करें तो कंडक्टर वह मटेरियल होता है जो क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, क्या होता है कि क्या कर सके, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डोनेट कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, चालक। ठीक, यानी चालक वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, उसकी त्यागने की प्रवृत्ति हो, वह कहलाता है हमारा क्या चीज, चालक। ठीक है, अ- और अगर हम दूसरी बात अगर उसका और बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो चालक वह पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा और जो क्या कर सकेगा, उसको त्यागने की क्षमता रखेगा, उसको हम क्या कहेंगे, चालक पदार्थ। किसी भी चालक पदार्थ में जो करंट फ्लो होता है मतलब जो वैद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही जो है कि क्या होता है, जो वैद्युत धारा है या फिर ऊष्मा है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, अब बात होती है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की मतलब अगर हम उसमें बात करें तो जैसा कि हमें पता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने बात किया मैग्नीशियम का, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। ठीक है, अगर हम इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो हम जानते हैं कितना होता है, 282। ठीक, तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, उसके जो आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या होता है, जो बाहर बाह्य कोश होता है यानी बाहरी कक्षा होता है। अगर इसको हम देखें तो इस एक में क्या होता है, यहाँ होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसके बाद ये होता है हमारा के सेल। ठीक है, ये होता है के सेल, इसके बाद एल सेल की बात आती है। तो एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर ये हमारा कौन सा सेल है, एल सेल। और इसके बाद ये हमारा एम सेल है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, तो उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही हमारा कहलाता है क्या चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं मतलब जो उसके बाहरी कोश होती है, ये इसी को हम कहते हैं क्या चीज, बाहरी कक्षक। ठीक है, या फिर अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। ठीक है,
तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यही हमारा कहलाता है क्या चीज़, फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको एक और नाम से हम जानते हैं क्या चीज़, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो इस केस में क्या होता है कि अगर किसी एटम के बाहरी कक्षा में अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अच्छा, डोनेट करने का और एक्सेप्ट करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ हो वो क्या रहना चाहता है, वह स्थायी रहना चाहता है। ठीक, तो कोई भी एटम तभी स्टेबल कंडीशन में होगा जब उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन इन द केस का मतलब कि ये हाइड्रोजन और हीलियम के केस में होता है, फिर लिथियम बेरिलियम इतने हो गए, तो उसके सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये स्टेबल हो जाएगा। या फिर अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो उस केस में क्या होगा, वो एटम स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में यहाँ पर क्या चीज़ होगा, अब देखिए हमें ये भी पता है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं कि इसमें अपना एक बॉन्ड होता है जिसके थ्रू ये जो है बंधे रहते हैं इस सेल से। ठीक, तो जब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको स्टेबल होने के लिए, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इस मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए क्या होगा, या तो फिर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें, त्याग दें। ठीक, या तो इनको जो है कि कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन क्या करें, इसके आउट कक्षा में अगर आ जाएं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके सेल में लाने के लिए या जो है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर पड़ेगी, तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के सेल में होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जिसके कक्षक में मतलब आउटर मोस्ट सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, चालक की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कौन सी जो है कि प्रवृत्ति रखता है, वो रखता है, तो देखें हम क्या देख रहे हैं, अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो हमारा आएगा चालक की कैटेगरी में, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वो कहलाता है क्या चीज, अर्धचालक, जिसमें कौन से आते हैं, कार्बन फैमिली के। ठीक है, और इसके बाद अब 5 से 7 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ये इस केस में क्या करेगा, इसको हम बोलते हैं कुचालक पदार्थ। ठीक, तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है उसको हम बोलते हैं चालक। 4 वाले केस में क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे मतलब कभी ज़रूरत पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कभी ज़रूरत पड़ता है तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये सहसंयोजी बंध को जो है कि दिखाते हैं। तो इस वजह से इनको हम क्या कह सकते हैं, अर्धचालक पदार्थ। और 5 से 7 तो ये अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते हैं बल्कि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो इस केस में ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कुचालक पदार्थ। ठीक है, तो ये जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को मुक्त नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी उसको दे रहा है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं
कि जो हमारा चालक होता है, तो चालक वह पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण क्या करे, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे चालक पदार्थ की, तो वो क्या चीज होता है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सब जो होते हैं क्या करते हैं, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये क्या है, चालक के उदाहरण हैं। ठीक। विद्युत रोधक क्या होता है, विद्युत रोधक को ही हम बोलते हैं क्या चीज, कुचालक। ठीक है, या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल। तो वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग शून्य होती है। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नहीं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधक। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया या फिर लकड़ी हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत रोधक पदार्थ। तो क्या चीज हमने यहाँ तक अभी तक देखा, हमने अभी तक देखा कि वह पदार्थ जो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, चालक पदार्थ। और वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग शून्य हो, जिसके कारण से उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत रोधक पदार्थ। चालक पदार्थ का उदाहरण क्या था, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया। और विद्युत रोधक पदार्थ का उदाहरण क्या है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करेंगे, तीसरा हमारा होता है अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ हम किसको कहेंगे, तो ये जो है विद्युत रोधक तथा विद्युत चालक के मध्य वर्ग के पदार्थ हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों की अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है। तो ये चीज क्या है कि ये कभी कभी देखिए, अर्धचालक पदार्थ कभी जो है कि चालक पदार्थ का और कभी जो है कि कुचालक पदार्थ दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये अर्धचालक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो चालक और कुचालक पदार्थ के मध्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन फैमिली का हो गया। तो कार्बन फैमिली में कौन से आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर एक एसएन करके आता है, वो हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, कौन कौन से होते हैं कार्बन फैमिली के, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एसएन हो गया, एक होता है हमारा लेड, पीबी। ठीक है, तो ये हमारे किस में आते हैं, कार्बन फैमिली में आते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ क्या होता है, तो अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो विद्युत रोधक और विद्युत चालक के मध्य वर्ग के पदार्थ होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, चालक पदार्थों की अपेक्षा कम होगी। अब चालक पदार्थ के कम होने का मतलब क्या चीज हुआ कि आउटर मोस्ट शेल में देखिए 3 होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो पाएगा। ठीक है, आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, तो हो सकता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करें, कम डोनेट करें, या फिर ये जो है कि सहसंयोजी बंध बनाते हैं, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों का जो है कि साझा करके वो बना पाए। तो इस वजह से जो है कि इसको हम क्या कहेंगे, अर्धचालक पदार्थ। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा एक नोट इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है, ये कभी कभी जो है कि पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारा अर्धचालक है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, उसका प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस एक निश्चित समय के लिए घटता है, उसके बाद फिर क्या होगा, बढ़ेगा। निश्चित समय के लिए घटता है, उसके बाद बढ़ता है, फिर क्या होगा, फिर घटेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत की मात्रा को वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, जो चार्ज होते हैं, चार्ज का मतलब क्या चीज हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने मैग्नीशियम को लिया, ठीक,
तो मैग्नीशियम को लेने का मतलब क्या चीज होता है कि इसके यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद फिर इधर 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, उस पे प्लस चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इसको हम बोलते हैं आवेश, ठीक है। ये क्या होता है, चार्ज, मतलब धन आवेश, या जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसको हम बोलेंगे धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या चीज बोलेंगे, ऋण आवेश, ठीक। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, वैद्युत आवेश की, तो वैद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत की मात्रा जो होती है उसको हम बोलते हैं वैद्युत आवेश, ठीक। अगर सिंपल आवेश होगा तो सिंपल आवेश का मतलब क्या चीज हो गया, कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसको हम बोलते हैं धनावेश पदार्थ, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, उसको हम बोलेंगे ऋण आवेश पदार्थ। लेकिन वैद्युत आवेश की अगर बात होगी तो विद्युत की मात्रा को हम क्या चीज बोलेंगे, वैद्युत आवेश, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। इसकी जो इकाई होती है वो क्या होता है, कूलम, ठीक। अगर क्यू के मतलब अगर किसी भी पदार्थ का अगर आवेश अगर निकालना होता है, कितना आवेश है, वैद्युत आवेश है, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और इसी को Q बराबर आई टी से भी, और Q बराबर एन ई, और Q बराबर क्या होता है, आई टी। आई क्या है, करंट, और T हमारा क्या है, टाइम, सेकेंड में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कूलम। कूलम क्या होता है, ये भी डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए, यह वैद्युत आवेश का एक एसआई स्टैंडर्ड यूनिट है, या जो किसी सर्किट में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के लिए आवश्यक वैद्युत आवेश की इकाई को कूलम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने क्या देखा, Q बराबर आई टी, ठीक है। तो Q बराबर आई टी हुआ, तो अगर I का मान भी क्या हो जाए, 1 एम्पियर, और T का मान भी क्या हो जाए, 1 सेकेंड, तो इस केस में Q बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलम, ठीक। तो उसी चीज को लिखा है कि किसी सर्किट में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के लिए जो आवश्यक वैद्युत आवेश की मात्रा होगी, ठीक है, उसी को हम क्या चीज कहेंगे, कूलम कहेंगे, या फिर एक कूलम कहेंगे, ठीक। तो Q बराबर आई टी, Q बराबर 1 एम्पियर, और T बराबर 1 सेकेंड हमने माना था, Q का मान कितना हो गया, 1 कूलम, ठीक। तो ये नेक्स्ट है हमारा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होता है, तो वैद्युत धारा को हम जानते हैं, इसको सिंपल सा डिफाइन कर सकते हैं, क्या चीज, कि जो आवेश प्रवाह की दर होती है, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा, ठीक। आई बराबर, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से या फिर स्मॉल आई से। तो आई बराबर क्या होता है, ये आवेश हो गया, अगर कहीं पर दर की बात होती है उसको हम टी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आवेश प्रवाह का जो दर होता है उसको हम किस नाम से कहेंगे, वैद्युत धारा, ठीक। तो आई बराबर एक सिंपल सा फार्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। डी टी क्या चीज है, ये हमारा दर हो गया, और डी क्यू क्या चीज है, आवेश हो गया। तो इसी को और अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, ठीक। देखिए यहाँ पर वो चीजें लिखी गई हैं कि अगर 1 से 3 अगर होगा, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहरी कक्षा में, तो वो हमारा चालक होगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो अर्धचालक, और 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो कुचालक। अच्छा, 5 से 7 क्यों, होना तो 8 चाहिए। अगर किसी के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो क्या चीज होते हैं, अक्रिय गैस कहलाते हैं, अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस, ठीक। फिर क्या है कि जो वैद्युत धारा की दिशा है, तो वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है।
क्या चीज़ है कि अब हम जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं में जो धारा होती है इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह है और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक, लेकिन एक कूलम के लिए जो आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? तो एक कूलम के लिए जो आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक, तो ये क्यों होगा? एक कूलम के लिए जो मतलब आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ से आया? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है, Q बराबर होता है Ne। एक कूलम के लिए कितना चाहिए? तो Q बराबर हमारा 1 कूलम हो गया। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो N हो गया, और E की बात को अगर हम करेंगे तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यही होगा, क्या चीज़? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अब एक ये जो है कि एक कूलम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो हम इसी को कह सकते हैं कि जो 1 एम्पियर करंट होगा उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, वही तो हमारा करंट होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1 एम्पियर करंट के लिए जो इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो होने चाहिए वो कितना होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़? वैद्युत वाहक बल। तो देखिए, वैद्युत वाहक बल एक प्रकार का जो होता है, एक प्रेशर होता है जो क्या करता है कि किसी भी अब जैसे मान लीजिए कि अब हमारा अगर ये सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक वो वैद्युत वाहक बल का सोर्स लगाया, तो अब ये क्या होगा कि अब ये क्या करेगा? अब इसमें करंट अगर फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। ठीक है, तो अब जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन तो अब खुद से प्रवाहित होगा नहीं, इसको प्रवाह होने के लिए इसमें कुछ क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। ठीक है, तो वो बल कौन प्रोवाइड कराएगा? जो ये वैद्युत वाहक बल का सोर्स है वो इसको क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा। यानी ये क्या करेगा कि एक प्रकार का प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में क्या होंगे? फ्लो होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो होगा तो क्या होगा? करंट भी फ्लो होने लगेगा। तो वही चीज़ है कि विद्युत वाहक बल किसी सर्किट में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रयुक्त किया गया वह बल होता है जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल किसी सर्किट में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रयुक्त किया गया वह बल है जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। ठीक, वैद्युत वाहक बल सेल हो गया, बैटरी हो गया, या फिर जनरेटर हो गया, यानी जो बिजली पैदा करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उन वो जो है कि क्या करते हैं? ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करते हैं? उसको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, नाम से ही है क्या चीज़? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक। मोटिव का मतलब क्या होता है? उसको मोटिवेट करने वाला। मोटिवेट करने का मतलब क्या चीज़ है? उसको मोशन प्रदान करेगा। फोर्स किसके लिए? उसको जो है कि मोशन करने के लिए क्या करेगा? फोर्स प्रदान करेगा। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए क्या करेगा?
जो है जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसके मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए क्या करेगा, फोर्स प्रदान करेगा। तो इसके आधार पे अगर हम डेफिनेशन बनाए तो क्या होगा कि वह बल होता है वैद्युत वाहक बल, एक प्रकार का बल होता है जो किसी परिपथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है या आवश्यक गति प्रदान करता है। अगर इसकी हम फार्मूला की बात करेंगे तो जो हमारा वैद्युत वाहक बल होता है E बराबर ये होता है क्या चीज़, W/Q, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, और इसको और किस नाम से जानते हैं, वोल्ट के नाम से। W हमारा क्या है, वर्क डन, जो कार्य किया गया है, और Q हमारा क्या है, आवेश। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो हम लोग शुरू से ही क्लास 10th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो किसी एकांक धनावेश को, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, अनंत का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इसका एक अपना क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इसका एक अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहीं तक इसका अपना एक क्षेत्र है, तो इसके क्षेत्र से बाहर अगर कोई चार्ज, सपोज कीजिए अगर Q1 है, ठीक है, तो इस चार्ज को आप इसके वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो लाने में जो कार्य करते हैं, तो उसको हम क्या चीज़ बोलेंगे, अनंत से लाने में किया गया कार्य होगा। यानी कि जो हमारा धनात्मक चार्ज है, इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, अनंत में है। अनंत का मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, कि किसी से पूछो अनंत का क्या मतलब होता है तो वो बताएगा बहुत ज़्यादा, कि तो बहुत ज़्यादा का क्या मतलब है कि उसके कार्य क्षेत्र से बाहर का, ठीक है, जहाँ तक उसका कार्य क्षेत्र है उसके कार्य क्षेत्र से बाहर तक में। तो जो ये चार्ज है तो इस चार्ज का कार्य क्षेत्र केवल इतना ही तक है, लेकिन ये जो चार्ज है इसके बाहर है। तो वही अनंत से इसके कार्य क्षेत्र में लाने में जो हम कार्य करते हैं उसको हम क्या चीज बोलेंगे, वैद्युत विभव। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ से अनंत से अगर कोई चार्ज अगर इसके क्षेत्र में अगर आएगा तो यहाँ तक हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ इस चार्ज पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और इस जो वर्क डन है और यहाँ पे जो जिसका चार्ज है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने 4 कूलम को क्या किया कि यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो इस 4 कूलम पे जितना हमने वर्क किया W, और जितने चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो इसमें जो जिसका वैद्युत विभव होगा उसी को हम, वो क्या हो जाएगा, उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वैद्युत विभव। ठीक है, एक चीज और है कि जो हमारा वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो धारा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। वैद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो जैसे अगर आपको याद होगा, अगर हम लोग बैटरी की अगर बात करेंगे तो उस केस में क्या होता था कि जो वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा हाई पोटेंशियल होता है, जो निगेटिव चार्ज है वो हमारा क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। तो इसका जो प्रवाह होगा किधर से किधर की ओर होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल का और मतलब क्या हो जाएगा, जो करंट फ्लो करेगा बैटरी में वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा विभवांतर। विभवांतर का मतलब ये चीज होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इसका एक अपना कार्य क्षेत्र है, मान लीजिए कि यहाँ तक इसका कार्य क्षेत्र है। अगर इसके कार्य क्षेत्र से बाहर अगर किसी क्यू चार्ज को अगर हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो ये तो हमने कहा अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके कार्य क्षेत्र में जैसे सपोज कीजिए कि अगर एक पॉइंट ए है, इसको हम क्या करें कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या मूव करा रहे हैं, इस चार्ज को, कोई चार्ज अगर हमारा ए पॉइंट पर अगर रखा है, इस ए पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट तक मूव करा रहे हैं,
तो किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने के लिए भी उसमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो किसी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, यानी कि उसके विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने के लिए, उसको गति कराने के लिए जितना वर्गटन किया होगा, किया गया जो कार्य करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या चीज हो गया, विभवों का अंतर। और विभव हमारा क्या चीज कहलाता है कि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कराने के लिए कार्य करना। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह तक का जो कार्य कराएंगे उसी को हम बोलेंगे क्या चीज, वैद्युत विभव। तो इसको अगर हम सिंपल सा डेफिनेशन अगर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव के अंतर को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक, अब सपोज कीजिए कि दो पॉइंट ए और बी है, जिनका जो विभव होगा, एक का है वी और दूसरे का है वी बी। और अगर हमने यहाँ पे क्या माना कि जो वी जो है कि वो बड़ा है और वी बी क्या है, छोटा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा विभवांतर होगा। इसको नोटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने लिखा है वी ए बी तो इसका मतलब हो जाएगा कि वी ए माइनस वी बी, यानी सबसे पहले हम बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद हम छोटा लिखेंगे। अगर यही होता वी बी ए तो इसका मतलब क्या होता, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, वी ए बी, ये मतलब वी ए माइनस वी बी। इसका क्या मतलब है कि हम जो चार्ज को ए से बी की ओर लेके आ रहे हैं। ठीक, कल से हम देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध का। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।